नमस्कार दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं संसद के बिलों के बारे में। हमारी संसद है, उसमें बहुत प्रकार के विधेयक चलते हैं। 4 सबसे इंपॉर्टेंट विधेयक है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो संसद के बिल, संसद के विधेयक या बिल्स ऑफ पार्लियामेंट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यही जान लेते हैं कि प्रस्ताव और बिल में क्या अंतर होता है। प्रस्ताव और बिल या विधेयक में क्या अंतर होता है, प्रस्ताव में और विधेयक में क्या अंतर होता है। प्रस्ताव का मतलब होता है कि ये कागज का पन्ना है, ये कागज का पन्ना है, ये प्रस्ताव हम लेके आए हैं कुछ मेंबर मिलके और लोकसभा के अध्यक्ष के सामने हाथ में समझा दिया कि ले लो हमारा प्रस्ताव ये है। राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति को दे देंगे। अब अगर लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति, जहां पर भी आपने प्रस्ताव लेके आए हैं, इस प्रस्ताव को अगर वो अपना लेते हैं तो अपनाने के बाद वो एक बिल नंबर चढ़ा देते हैं। ठीक है, 12-13 डिजिट का बिल नंबर चढ़ा देते हैं और उसके बाद वो क्या बन जाता है, बिल। तो कोई भी प्रस्ताव जब उस सदन द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसको स्वीकार कर लिया जाता है कि हाँ भाई तुम्हारा प्रस्ताव ठीक है, इसके ऊपर आगे कार्रवाई करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर बिल नंबर चढ़ा दिया जाता है और वो बिल बन जाता है। तो 4 विशेष प्रकार के बिल चलते हैं हमारे पार्लियामेंट के अंदर। एक आपने सुना होगा साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, जिसका प्रावधान है अनुच्छेद 7 में। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? ऑर्डिनरी बिल का मतलब होता है ऐसे बिल जिनका पैसे से या धन से कोई संबंध नहीं है। ऐसे बिल या ऐसे विधेयक जिनका पैसे से, पब्लिक के खर्चे से, टैक्स से कोई संबंधित नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे दहेज प्रथा को ठीक करने के लिए हमें कोई बिल लाना है ना। इसके अलावा बैंकिंग में सुधार करने के लिए कोई बिल लाना है। तो ऐसे विधेयक या ऐसे बिल जिनका पैसे से या टैक्स से कोई भी संबंध नहीं होता है, जिनके लिए हमारी सरकार का खजाने में से ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे हम बोलते हैं साधारण विधेयक या ऑर्डिनरी बिल, या इसको सिंपल बिल भी कह सकते हैं। और इसका प्रावधान है अनुच्छेद 7 के अंदर। अच्छा, मैंने आपको यह बता दिया है प्रेसिडेंट के टाइम पे कि अगर किसी साधारण विधेयक के ऊपर हमारे संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है, किसी साधारण विधेयक पर हमारे संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है, विवाद की स्थिति खड़ी हो जाती है, एक सदन ने तो पास कर दिया, दूसरे सदन ने पास नहीं किया, या इस वाले सदन ने पास कर दिया, इस वाले सदन ने पास कर नहीं किया, तो किसी साधारण विधेयक पर, ऑर्डिनरी बिल पर जब दोनों सदनों के बीच में मतभेद हो जाता है, विवाद की स्थिति खड़ी हो जाती है ना, तो उसके लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को पावर देता अनुच्छेद 108। वहां मैंने आपको 108 पढ़ाया था कि भारत के राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करवा सकता है। राष्ट्रपति के पास केवल दोनों सदनों को बुलाकर बिठाने की पावर है। अब वहां पर जो कार्रवाई चलने वाली है, दोनों सदनों को लाकर खींचकर बिठाने की पावर राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति का काम हो गया। अब वहां पर जो कार्रवाई चलने वाली है, उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कभी भी राष्ट्रपति नहीं करता है, उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अभी आपके एसएससी सीजन में पिछले साल ही पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक है, एक होता है धन विधेयक और एक होता है वित्त विधेयक। ये दोनों पैसे से संबंधित है। मैंने धन विधेयक और वित्त विधेयक राष्ट्रपति के टाइम पे मैंने आपको बताया था। राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के दौरान बताया था। यहां पर मैं आपको एक बार और बताता हूं। धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों ही पैसे से संबंधित है, टैक्स से संबंधित है। धन विधेयक का प्रावधान है अनुच्छेद 110 में और वित्त विधेयक है अनुच्छेद 117 में। दोनों में अंतर क्या है? क्या अंतर है दोनों में? देखो, अनुच्छेद 110 में आपको क्या मिल जाएगा? धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा आपको 110 में मिल जाएगी कि धन विधेयक बोलेंगे किसे? मनी बिल बोलेंगे किसे? हम मनी बिल उसे बोलेंगे जो खर्चे से संबंधित है, जो टैक्स से संबंधित है। किसी भी प्रकार का टैक्स, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, बहुत प्रकार के टैक्स होते हैं, या खर्चे से संबंधित है जिसमें हमारी गवर्नमेंट में से खर्चा होने वाला है, खजाने में से पैसा निकलने वाला है किसी कामकाज के लिए। तो यहाँ पर धन विधेयक की परिभाषा का जिक्र अनुच्छेद 110 में। तो फिर अनुच्छेद 117 में क्या है? अब देखना ध्यान से, वित्त विधेयक और धन विधेयक। अरे धन विधेयक भी अपने आप में पैसे से संबंधित तो है। धन विधेयक अपने आप में एक वित्त विधेयक है, ये इसका बड़ा रूप है, ये इसका छोटा रूप है। धन विधेयक पैसे से संबंधित है, तो धन विधेयक अपने आप में क्या है? वित्त विधेयक ही तो है। मैंने आपको उस वक्त भी समझाया था, एक तो मैंने कबूतर लिखा होगा इधर और एक मैंने यहाँ पर पक्षी लिखा होगा। ये कबूतर नहीं है, ये इसको आप धन विधेयक मानो, और ये पक्षी नहीं है, इसको आप वित्त विधेयक मानो। तो सारे के सारे कबूतर पक्षी तो है, सारे के सारे धन विधेयक वित्त विधेयक तो है, लेकिन क्या सारे के सारे पक्षी कबूतर है? बिल्कुल नहीं है।
पक्ष में तो कागला, कमेडी, तोता सब आ गए हैं। वैसे ही सारे के सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते हैं। तो वित्त विधेयक क्या है? पैसे से संबंधित विधेयक है। यहां पर अनुच्छेद 117 में है इंट्रोडक्शन ऑफ धन विधेयक, धन विधेयक को प्रस्तुत करना, क्योंकि धन विधेयक अपने आप में एक वित्त विधेयक ही है, पैसे से संबंधित बिल ही है। तो अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, और अनुच्छेद 117 में धन विधेयक को प्रस्तुत कैसे करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल किसमें है? अनुच्छेद 117 में है। तो धन विधेयक के अलावा वित्त विधेयक में और भी विशेष प्रकार के, जैसे बजट अपने आप में क्या है? एक वित्त विधेयक है। बजट पूरे देश के लिए आता है, तो बजट अपने आप में एक वित्त विधेयक है, फाइनेंस बिल है। उसके बाद एक आता है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक का मतलब होता है भारत की संविधान के अंदर कुछ चेंज करना, बदलाव करना, फेरबदल करना। तो संविधान संशोधन विधेयक का अनुच्छेद का जिक्र अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 के माध्यम से हम भारत की जो संविधान की किताब है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, उसमें फेरबदल करते हैं, संशोधन करते हैं, काट छांट करते हैं, जो भी करना होता है हम करते हैं। तो 4 प्रकार के बिल चलते हैं, शायद आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अभी तो इनका इंट्रोडक्शन है, अभी तो मैंने बताया है कि ये होते क्या है। अब है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक तो इन चारों का ये अनुच्छेद आपको याद करना भाई, ये आपसे डायरेक्ट एसएससी रेलवे वाले बच्चे डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या है आगे, ठीक है, किस सदन में हम प्रस्तुत कर सकते हैं, राष्ट्रपति की मंजूरी लेना जरूरी है या नहीं, ठीक है, मंत्री प्रेजेंट करेगा या आम सदस्य प्रेजेंट करेगा, राष्ट्रपति वीटो लगा सकता है या नहीं, इन सारी बातों पर हम बात करते हैं। तो देखो, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में कुछ सिमिलरिटी है ना, कुछ समानता है, इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ ले लिया है। और धन विधेयक और वित्त विधेयक में थोड़ी समानता है, इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ ले लिया है। तो इन दोनों में आपको थोड़ी समानता दिखेगी और इन दोनों में तो आपको पूरी की पूरी समानता दिखेगी, तो इसलिए मैंने इसको यहां पर पहले ले लिया, ठीक है, समझने के लिहाज से। साधारण विधेयक को किसी भी सदन में हम प्रस्तुत कर सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा, साधारण विधेयक को लाने के लिए राष्ट्रपति से परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की कोई भी जरूरत नहीं है। साधारण विधेयक को लाने के लिए राष्ट्रपति से पूर्व परामर्श की कोई जरूरत नहीं है, बिना परामर्श किए भी हम डायरेक्ट ला सकते हैं, तो राष्ट्रपति से परामर्श की आवश्यकता नहीं है। साधारण विधेयक को जरूरी नहीं है कोई मंत्री ही ले आए, कोई ना कोई सरकार का मंत्री ही लेके आए, उसको राज्यसभा या लोकसभा का कोई भी सदस्य ला सकता है, मंत्री भी हो सकता है, आम सदस्य भी हो सकता है। यहां पर देखो, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मौजूद है, तो सारे के सारे मंत्री कहां बैठते हैं? लोकसभा में। अगर राज्यसभा भी मौजूद है, मतलब राज्यसभा का तो मेंबर तो आम मेंबर ही है, तो इसको दोनों सदनों में से मंत्री ही नहीं, कोई आम सदस्य भी प्रस्तुत कर सकता है। तो साधारण विधेयक को कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है। तीसरा, इसकी कोई समय सीमा नहीं है कि शायद इसको राज्यसभा को या लोकसभा में पास करने के लिए कितने दिन की जरूरत होनी चाहिए, इसकी कोई समय सीमा नहीं है, अपने हिसाब से पास कर सकते हैं। और इस पर राष्ट्रपति द्वारा तीनों प्रकार के वीटो लगाए जा सकते हैं। हमारे राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो है ना भाई, पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। पूर्ण वीटो का मतलब मैंने आपको बता रखा है। पूर्ण वीटो का मतलब होता है जब राष्ट्रपति किस विधेयक पर डायरेक्ट मना कर दे, ठीक है, रिजेक्ट कर दे, जब अपनी सहमति ना दे, उसको कहते हैं पूर्ण वीटो। निलंबनकारी वीटो का मतलब होता है जब पुनर्विचार के लिए भेज दे वापस से कि भाई एक बार विचार कर लो। और पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है? ना ही मना करे, ना ही पुनर्विचार के लिए भेजे, उसको अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख ले। तो राष्ट्रपति द्वारा तीनों प्रकार के वीटो इस पर लगाए जा सकते हैं। राष्ट्रपति गुस्से में लगाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति से पूछा नहीं है ना, यहाँ पर ध्यान से देखो, राष्ट्रपति से परामर्श नहीं किया, पूछा नहीं है, तो राष्ट्रपति गुस्से में तीनों प्रकार के वीटो लगा सकता है। इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक भी किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक 368 के माध्यम से करते हैं, ये भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है। राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति से पूर्व परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। संविधान संशोधन विधेयक लाने के लिए भी राष्ट्रपति से पूर्व परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बिना राष्ट्रपति से पूछे हम इसको ला सकते हैं। तीसरा, कोई भी सदस्य ला सकता है,
लोकसभा और राज्यसभा जहां पर आ गई ना, समझ लो मंत्री के अलावा आम सदस्य भी ला सकता है, कोई प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है। राज्यसभा में मंत्री थोड़ी बैठते हैं, राज्यसभा में तो सारे के सारे नॉर्मल सदस्य हैं, वो लोग भी ला सकते हैं। इसलिए लिखा जाता है कि कोई भी सदस्य ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा भी आ गई है। मंत्री तो सारे के सारे लोकसभा में बैठते हैं ना, इसलिए कोई भी सदस्य, ज्यादातर केस में तो आपको पता है कि मंत्री बेचारा प्रेजेंट करता है, आम सदस्य की तो चलती नहीं है। ठीक है, इसकी भी कोई समय सीमा नहीं है कि कितने दिनों में लोकसभा पास करे, कितने दिनों में राज्यसभा पास करे, और इस पर राष्ट्रपति वीटो नहीं लगा सकता। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में संविधान संशोधन विधेयक पर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जब आता है, उस पर राष्ट्रपति किसी भी प्रकार का वीटो नहीं लगा सकता है। राष्ट्रपति के पास वीटो पावर नहीं है। यह काम कर दिया था भाई इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी बार बार संविधान की किताब में संशोधन कर रही थी, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा रही थी, पता नहीं क्या क्या कर रही थी, आपातकाल लगा रही थी, क्या क्या कर रही थी, सॉरी हाँ आपातकाल लगा रही थी। आपातकाल तो 75 में आया है, यहां पर तो 1971 में राष्ट्रीय आपातकाल बांग्लादेश की वजह से लगा था। तो इंदिरा गांधी ने 24वां संविधान संशोधन 1971 किया और कहा कि अगर भारत की सरकार या गवर्नमेंट संविधान की किताब में कोई संशोधन करना चाहती है तो उस बिल पर, उस विधेयक पर भारत का राष्ट्रपति किसी प्रकार का वीटो नहीं लगाएगा। अगर सरकार संशोधन करना चाहती है तो सरकार संशोधन करके मानेगी, राष्ट्रपति वीटो लगा ही नहीं सकता है। तो राष्ट्रपति से वीटो की पावर यहां छीन ली। कहने का मतलब है कि इस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही होगी, वो वीटो नहीं लगा सकते हैं। तो अब देखो इन दोनों में सिमिलरिटी है, इन दोनों को किसी भी सदन में लाया जा सकता है, राष्ट्रपति से पूछने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी सदस्य प्रेजेंट कर सकता है, समय सीमा कोई नहीं है, इस पर सभी प्रकार का वीटो लगाया जा सकता है, इस पर किसी भी प्रकार का वीटो नहीं लगाया जा सकता है। ये थोड़ा यहां पर डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं धन विधेयक और वित्त विधेयक की। दोनों के दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। धन विधेयक अपने आप में क्या है? वित्त विधेयक है। 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा की धन विधेयक बोलेंगे किसे? टैक्स या अगर कोई खर्चे से संबंधित कोई बिल है ना, उसको हम धन विधेयक बोलते हैं। और अनुच्छेद 117 में क्या है? धन विधेयक को एज ए फाइनेंस बिल हम प्रेजेंट करेंगे। धन विधेयक को अब धन विधेयक को एज ए वित्त विधेयक के तौर पर हम प्रस्तुत करेंगे। ये जिक्र है अनुच्छेद 17 में, इसलिए आपको अलग अलग पढ़ना पड़ता है, वरना प्रक्रिया में कोई भी अंतर नहीं है। धन विधेयक हो चाहे वित्त विधेयक हो, दोनों को केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। चाहे धन विधेयक हो चाहे वित्त विधेयक हो, दोनों को लाने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति से पूर्व परामर्श की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति के परामर्श से, राष्ट्रपति की सिफारिश से, राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन से ही धन विधेयक हो चाहे वित्त विधेयक हो, इनको लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। तो यहां पर राष्ट्रपति से परामर्श करना जरूरी है, यहां पर परामर्श करना जरूरी नहीं था। अब बात है लोकसभा की और मामला है पैसे से संबंधित, तो भाई सरकार अपनी मुट्ठी में रखेगी ना पैसे का मामला, तो कोई प्राइवेट मेंबर कैसे प्रेजेंट कर सकता है? बात है पैसे की, बात है टैक्स की, खजाने में से पैसा निकलने वाला है, तो इस बात को जो गवर्नमेंट वो अपने हाथ में रखेगी, तो कोई ना कोई मंत्री ही प्रेजेंट करेगा। भाई इसको ध्यान रखना, केवल और केवल कोई ना कोई मंत्री, सरकार का कोई ना कोई मंत्री जरूरी नहीं है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर ही हो, वो वित्त मंत्री हो, वो किसी भी डिपार्टमेंट का, रक्षा मंत्री हो सकता है, वो विदेश मंत्री हो सकता है, वो परिवार कल्याण मंत्री हो सकता है, कृषि मंत्री हो सकता है। तो कोई भी मंत्री प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन वो मंत्री होना चाहिए, क्योंकि मामला है पैसे का, तो सरकार यहाँ पर छुट्टी देती नहीं है, अपने हाथ में रखती है पावर। तो देखो कितना बढ़िया बना रखा है इन लोगों ने। लोकसभा में बैठते हैं सारे के सारे मंत्री, आपको पता है। अब दूसरी बात, इसको कहां पर प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा को यहां पर टाइम दिया जाता है कि 14 दिन के अंदर अंदर आपको कोई ना कोई फैसला लेना है। 14 दिन के अंदर अंदर आपको कोई ना कोई फैसला लेना है। तो राज्यसभा के पास टाइम है 14 दिन की, ठीक है, राज्यसभा के पास टाइम होता है 14 दिन के अंदर अंदर, या तो इसको पास करो या इसको फेल करो। अब यहां पर एक दिक्कत है, राज्यसभा चाहे पास करे चाहे फेल करे, अंतिम निर्णय कौन लेती है? लोकसभा का स्पीकर। राज्यसभा धन विधेयक या वित्त विधेयक को चाहे पास करे चाहे फेल करे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल उसको भेजा जाता है कि वो कोई ना कोई फैसला ले, या तो पास करे या फेल करे। अंतिम निर्णय कौन लेगा? लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। मान लो राज्यसभा ने पास कर दिया तो अच्छी बात है, मान लो राज्यसभा ने पास नहीं किया, राज्यसभा में फेल हो गया ये,
तो अब अंतिम निर्णय कौन लेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष बोलेगा पास, तो पास, खत्म काम। तो राज्यसभा का निर्णय मायने नहीं रखता है, इसलिए कुछ किताबें डायरेक्ट क्या लिख देती है? कुछ किताबें डायरेक्ट इस वजह से ये लिख देती है कि राज्यसभा द्वारा इसको 14 दिन के अंदर पास करना जरूरी है। राज्यसभा के द्वारा 14 दिन के अंदर इसको पास करना जरूरी है, डायरेक्ट लिख देती है, क्योंकि पता है कि राज्यसभा चाहे पास करे या फेल करे, अंतिम निर्णय लोकसभा लेगी और लोकसभा इसको पास ही करती है ज्यादातर केसेस में। ठीक है, तो 14 दिन का टाइम होता है राज्यसभा के पास। धन विधेयक हो चाहे वित्त विधेयक हो, इसके ऊपर राष्ट्रपति केवल और केवल पूर्ण वीटो लगा सकता है, एब्सोल्यूट वीटो लगा सकता है, पूर्ण वीटो लगा सकता है, निलंबनकारी वीटो या पॉकेट वीटो नहीं लगा सकता है। इन दोनों बिलों के ऊपर राष्ट्रपति केवल पूर्ण वीटो लगा सकता है, निलंबनकारी वीटो नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि बात है पैसे का, बात है टैक्स की, बात है खर्चे की, हमें खजाने में से पैसा चाहिए, तो एक तो मालिक से तो पूछ ही लिया प्रस्तुत करने से पहले। अब यहां पर आप याद करने के लिए ये भी बोल सकते हैं कि मामला पैसे का है, तो मालिक कौन है देश का? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से पूछना जरूरी है, इसलिए राष्ट्रपति के परामर्श से प्रस्तुत किया जाता है। मालिक को तो पता हो कि खजाने में से पैसा निकलने वाला है, कि कितना खर्चा कर दिया छोरों ने, है ना। अब यहां पर इस बात का मतलब यह है कि बिल को लटकाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर मना करना है तो डायरेक्ट मना कर दो, इसको लटकाने की जरूरत नहीं है। पूर्ण वीटो का मतलब क्या है? डायरेक्ट मना कर देना। निलंबनकारी वीटो या पॉकेट वीटो का मतलब क्या है? बिल को लटका देना। निलंबनकारी वीटो का मतलब क्या है? पुनर्विचार के लिए भेज दिया, डिले कर दिया। पॉकेट वीटो का मतलब क्या है? अपने पास रख लिया बहुत समय के लिए, दे ही नहीं रहा वापस। तो इन तीनों को आप जोड़ोगे तो इसका मतलब ये निकलेगा कि धन विधेयक या वित्त विधेयक को अगर मना करना है ना राष्ट्रपति महोदय, तो डायरेक्ट मना कर दो भाई। इनको पुनर्विचार के लिए या अपने पास रखने की कोई जरूरत नहीं है। मना करना है तो डायरेक्ट मरो, बिल को लटकाने की जरूरत नहीं है, फालतू झंझट मत गालो। ठीक है, तो ये आपके 4 प्रकार के संसद के बिल है, और ये आप कॉपी लेना और इसको आराम से उतार लेना। एसएससी और रेलवे वाले बच्चों की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, थोड़ा चुनाव के चक्कर में लेट हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।